हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। तो इसमें मैं 5 प्रकार के प्रश्न कराने वाला हूं, जिसके दो प्रश्न एक ही तरीके के होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कि समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 तथा 6y प्लस 3 इक्वल टू 9 के खाली जगह। तो यहां पर आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, उनके हल आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि अनंत हल होंगे, या इन दोनों समीकरणों को के 2 हल होंगे, या एक भी हल नहीं होगा, या एक हल होगा। और यह प्रश्न मार्च 2014 और 2017 में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो आपको प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहां समीकरण दिया है 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। 6x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है 9। अब यहां पर इस समीकरण में देखेंगे, यहां भी संख्या है और यहां भी संख्या है। यहां संख्या कितनी है 3, यहां कितना है 6। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं, तो 3 क्या आ जाएगा कॉमन। तो 3 मैंने यहां से कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 3 का भाग मैं 6 में दूंगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। प्लस है तो प्लस, 3 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, कोष्टक बंद कर दिया, बराबर कितना आया 9। अब हम क्या करेंगे कि 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा। और गुणा वाली संख्या को जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, भाग में। तो क्या आ जाएगा 9 बटे 3। 3 को मैं बराबर के उधर ले गया तो गुणा में था, गुणा वाली भाग में ले गया, भाग मतलब बटे में। इधर जो बचा वो लिख देंगे। तो क्या है यहां पर 2x प्लस वाई। अब इसका हम भाग देंगे तो 3 से 3, 3 तिया 9। तो जो बचा है वो लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 3। और इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर एक चीज आप देखिएगा कि पहले और दूसरे समीकरण को मैं साथ साथ लिख लेता हूं। तो पहला समीकरण यहां पर दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो दोनों हम साथ में लिख लेंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, यह आपका पहला समीकरण था। अब दोनों समीकरणों में अगर हम देखते हैं तो देखिएगा कि बराबर के इधर वाला पक्ष 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये भी कैसा है, समान है। और बराबर के इधर वाला पक्ष भी कैसा है, समान। जब x और y वाला पद भी समान हो और संख्याओं वाला पद भी समान हो, मतलब दोनों समीकरण एक ही प्रकार के हों, तो ध्यान रखिएगा उसके अनंत हल होंगे। तो आपको हल लिख देना है यहां पर, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। जो विकल्प आपका दिया है ए, यही आपका क्या होगा आंसर। वापस से बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि बराबर के इधर वाला पक्ष भी कैसा हो, समान, और बराबर के इधर वाला पक्ष भी कैसा हो, समान हो। मतलब दोनों समीकरण एक जैसे ही हों तो उन दोनों समीकरण के अनंत हल होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर।
इसी प्रकार का एक और प्रश्न हम सीखते हैं, उसके बाद अगले प्रकार के प्रश्न को हम सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, तो प्रश्न नंबर 2 यहां पर दिया गया है कि समीकरण 2x + 4y = 8 तथा x + 2y = 4 का हल समुच्चय है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में। और ये प्रश्न मार्च 2012 और जुलाई 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं कि 2x + 4y = 8। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है। ये संख्याएं आपको दी गई हैं। अब मुझे ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 2 भी आता हो, 4 भी आता हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं, मतलब 2 क्या आएगा? कॉमन। और मैंने बताया था कॉमन का मतलब भाग देना। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस है तो क्या आएगा? प्लस 2 का भाग मैं इसमें दूंगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। क्या बचेगा? 2y = 8। अब 2 को बराबर के उधर ले जाऊंगा, इन दोनों के बीच कुछ नहीं गुणा, तो क्या बचेगा इधर? x + 2y बराबर, और गुणा वाली संख्या किस में जाएगी? भाग में। तो क्या आएगा? 8/2। 2 गुणा में था, या भाग में मतलब बटे में पहुंच गया, तो हम भाग दे देंगे। 2 चौक कितना होगा? 8। तो यहां पर आ जाता है x + 2y = 4। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं। पहला यहां पर दिया है ये 2x + 4y = 8, इसे मैंने हल कर लिया है। दूसरा समीकरण दिया है x + 2y = 4। यहां पर दूसरा समीकरण आपको दिया गया है x + 2y = 4। ये आपका है समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम देखेंगे बराबर के इस पक्ष में x वाला पद और y वाला पद कैसा है? समान, क्योंकि एक x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, 2y इधर भी है, 2y इधर भी है। और बराबर के इस वाले पक्ष में हम देखते हैं तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब x और y वाला पक्ष भी कैसा है? समान, और संख्याओं वाला पक्ष भी कैसा है? समान। या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि दोनों समीकरण एक जैसे ही हैं। x + 2y = 4, x + 2y = 4। और मैंने आपको बताया कि जब दोनों समीकरण एक जैसे ही हों तो उसका आंसर आपका होगा अनंत हल। यहां पर दिया है अनंत समुच्चय, जो आपका विकल्प है, विकल्प नंबर सी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिएगा। विकल्प सी में आपका दिया है अनंत समुच्चय। तो आपको मेरे हिसाब से दोनों प्रश्न समझ आ गए होंगे कि बराबर का जब ये वाला पक्ष भी कैसा हो? समान। बराबर का ये वाला पक्ष भी समान हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? अनंत समुच्चय। अब अगले प्रकार के प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 यहां पर दिया है समीकरण युग्म। तो यहां पर आपको 2 समीकरण दिए हैं, उनका आपको हल समुच्चय बताना है। और ये आपका प्रश्न 15 और 18 में पूछा गया है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं कि एक हल होगा, या रिक्त समुच्चय, या अनंत समुच्चय, या 2 हल होंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। ये पहले वाले प्रश्नों से अलग प्रकार का प्रश्न है, ध्यान से समझना है। तो आपको सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे कि 2x + y = 6, 2x + y = 6। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपका दिया है 4x + 2y = 5, 4x + 2y = 5। अब यहां देखेंगे, यहां भी संख्या है, यहां भी संख्या है,
तो हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हों। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हैं तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब 2x, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, बराबर 5 है तो क्या आएगा 5। अब आगे हल कर लेंगे तो इधर 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर, यहाँ ऊपर है तो इधर कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 5 बटे क्या आ जाएगा 2। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हम साथ में लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस y बराबर कितना दिया है आपको 6। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों समीकरणों में कि बराबर के इधर वाला पक्ष कैसा है समान, क्योंकि यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है। तो बराबर के इधर वाला पक्ष कैसा है समान, लेकिन बराबर के इधर अगर हम देखते हैं यहाँ कितना है 5/2, यहाँ पर कितना है 6, तो ये समान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कैसे आपको ध्यान रखना है कि x और y वाला पक्ष समान हो और संख्याएं अलग अलग हो, क्योंकि यहाँ 5/2 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, तो संख्याएं कैसी है अलग अलग, लेकिन x और y वाला पक्ष कैसा है समान है, तो इस समीकरण के हल नहीं होंगे। अर्थात जो यहाँ हम आंसर में भी लिख सकते हैं क्या, समीकरण के हल नहीं होंगे, समीकरण के हल नहीं होंगे। देख लेते हैं क्या हमें ये विकल्प में दिया गया है। तो यहां हम देखेंगे एक हल होगा, अनंत समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है और 2 हल होंगे। आपको विकल्प में नहीं दिया गया है कि समीकरण के हल नहीं होंगे, तो इसका विकल्प क्या होगा ध्यान से समझिएगा। जिस समीकरण के हल नहीं होते हैं इसका मतलब होता है वो रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को और किससे दर्शाते हैं, तो ध्यान रखिएगा फाई से, इससे बोला जाता है फाई। तो यहां पर आपको विकल्प में जो भी दिया गया है उसी को हम लिख देंगे। तो समीकरण के हल नहीं होंगे इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय, या रिक्त समुच्चय की जगह विकल्प में आपका फाई भी दिया हो सकता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय। जो विकल्प आपका कौन सा है देखिएगा, रिक्त समुच्चय वाला विकल्प बी। तो आंसर में आप लिख देंगे बी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और इसी प्रकार का एक प्रश्न और हल करेंगे, फिर अगले तरीके के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 तथा 6x प्लस 9y इक्वल टू 4 समीकरण युग्म का हल समुच्चय। तो यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो लिख लेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर संख्या 2 है, यहां 3 है। ऐसा कोई पहाड़ा नहीं होता है जिसमें 2 आता हो या 3 आता हो। तो अगला समीकरण हम लिख लेंगे, क्या है यहां पर 6x प्लस 9y इक्वल टू 4। तो यहां भी संख्या है, यहां भी संख्या है, यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। तो ऐसा पहाड़ा हम पढ़ेंगे जिसमें 6 भी आता हो 9 भी आता हो। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 यहां से क्या आ जाएगा कॉमन। और कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया भाग देना। तो 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो क्या आएगा 2x, प्लस है तो प्लस
3 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। y जैसे का तैसा बराबर क्या आएगा 4। अब 3 को बराबर के मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। या ऊपर है इधर कहाँ जाएगा नीचे। समीकरण नंबर इससे क्या ले लेता हूँ 2। अब दोनों समीकरणों को मैं एक साथ लिख दूंगा तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये है आपका समीकरण नंबर 1। अब दोनों समीकरणों में हम देखेंगे बराबर के इधर वाला पक्ष, इधर भी 2x है इधर भी 2x है, यहाँ भी 3y है यहाँ भी 3y है, मतलब बराबर के इधर वाला पक्ष अर्थात x और y वाला पक्ष कैसा है समान। और यहाँ इधर संख्याओं में 4/3 है, इधर कितना है 7, तो संख्याएं समान नहीं है। तो आपको मैंने याद दिलाया था कि x और y वाला पक्ष कैसा हो समान और संख्याओं वाला पक्ष कैसा हो अलग अलग, तो उसके हल नहीं होंगे। आंसर में हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। तो इसका हम क्या देख लेते हैं विकल्प। विकल्प में क्या आपको दिया है हल नहीं होंगे। तो यहां पर आपके विकल्प में ए दिया 0 1 1 0 अनंत समुच्चय और 5। इन चारों विकल्पों में कहीं भी नहीं दिया गया है कि हल नहीं होंगे। और जिसके हल नहीं होते हैं उसे किससे दर्शाया जाता है 5 से। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया जिस समीकरण के हल नहीं होते हैं उसे किससे दर्शाया जाता है 5 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो उसे हम लिख लेंगे यहां पर। विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प डी। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और ये दोनों प्रश्न 5 और 6 एक ही प्रकार के लगभग होंगे लेकिन काफी बार पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 है और ये प्रश्न देखिएगा 3 बार पूछा गया, मार्च 2012, 13, 17। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान भाषा में मैं कराने वाला हूं कि 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 40 वर्ष था, तो 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग खाली जगह होगा। यहां पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, तो ध्यान से इस प्रश्न को आपको समझना है। तो पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं पिता पुत्र और उम्र की योगफल, उम्र का योगफल। इन प्रश्नों को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। उदाहरण के लिए आज मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब आज आप 15 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं 15 वर्ष के। तो 5 वर्ष पहले कितने के थे 5 वर्ष पहले। आज अगर आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कितने के थे 10 वर्ष के। कैसे पता चला, आज जितने वर्ष के हैं उसमें से आपने 5 क्या कर दिया माइनस, तो 15 माइनस 5 बराबर 10 वर्ष। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और यहीं पर अगर मैं निकालता हूं कि 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे आप, मैंने क्या बताया कि 5 वर्ष बाद का अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आज आप कितने साल के हैं। आज आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे 20 के,
कैसे पता चला कि आज जितनी उम्र आपकी है, आज उम्र आपकी कितनी है 15 साल, 5 साल बाद निकालनी है तो प्लस क्या कर देंगे 5, बराबर कितना हो गया 20 वर्ष। आज की उम्र अर्थात वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र आपकी कितनी है 15, तो 5 साल पहले कितने के थे 10 के थे, और 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे 20 के। तो यहां से ये आपको पता चल जाता है कि पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, और बाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तो वो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा माइनस, और बाद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस। अब देखिएगा प्रश्न कि 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 40 वर्ष था। कितने वर्ष पहले 3 वर्ष पहले, तो यहां मैं लिख देता हूं 3 वर्ष पहले। तीन वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योगफल कितना था 40 वर्ष, तो मैंने यहां लिख दिया 40। उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूं कि 3 वर्ष पहले पिता कितने के थे 30 साल के, तो पुत्र कितने का होगा 10 साल का, तो 30 और 10 कितना हो गया 40। जब भी आपके उम्र वाले सवाल आपके पूछे जाएं तो ध्यान रखना है आपको वर्तमान उम्र निकालनी है। तो वर्तमान मतलब आज, आज की उम्र निकालनी है। तो 3 साल पहले जब पिता 30 साल के थे तो आज कितने के होंगे। मैंने क्या बताया आपको कि उदाहरण के लिए 3 साल पहले आप 10 वर्ष के थे, तो आज आपकी उम्र कितनी होगी 13 वर्ष होगी, सीधी सी बात है। 3 साल पहले आप 10 वर्ष के थे तो आज कितने साल के हो जाएंगे 13 साल के। तो मैंने क्या किया कि इसमें 3 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से 3 वर्ष पहले पिता कितने के थे 30 के, तो आज वो कितने के होंगे 30 + 3 = 33 वर्ष। 3 वर्ष पहले पुत्र कितने का था 10 का, तो आज कितने का हो जाएगा 13 साल का। यहां तक भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। तो बताना है कि 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग क्या होगा। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग बताना है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे दोनों की वर्तमान उम्र पता चल गई। वर्तमान मतलब आज की उनकी उम्र क्या है। अब 2 वर्ष बाद निकालनी है, तो मैंने आपको बताया कि बाद के लिए क्या करेंगे प्लस कर देंगे। किसमें वर्तमान उम्र। आज पिताजी 33 साल के हैं, तो 2 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे 35 के, क्योंकि बाद के लिए मुझे क्या करना है प्लस करना है। तो 33 और 2 कितना हो गया 35। पुत्र आज कितने का है 13 साल का, तो 2 साल के बाद कितने का हो जाएगा, तो 13 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 15। तो 2 वर्ष बाद प्रश्न में क्या कहा गया था कि 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्र का योग बताइए। तो 2 वर्ष बाद पिता कितने साल के हैं 35 साल के, पुत्र कितने का है 15 साल का, तो दोनों का योग कर देंगे। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, हाथ से लगी 1, 1 और 3 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 50 वर्ष आ जाएगा। तो 2 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना आएगा 50 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। तो इसका आपका विकल्प आ जाएगा, विकल्प नंबर सी। देख लीजिएगा यहां पर विकल्प आपका कौन सा है, सी है। तो आंसर में आपको लिख देना है सी। तो आंसर में आपको लिख देना है सी। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग 30 वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग खाली जगह होगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है
कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कर लेनी है। यहां पर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले आप इन प्रश्नों को खुद की उम्र का उदाहरण लेकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना था? 30 वर्ष। तो पिता और पुत्र की उम्र का योग कितना है? 30 वर्ष। मैंने मान लिया कि पिता 20 साल का था, पुत्र 10 साल का था। पिता कितने साल का था? 20 साल का। पुत्र कितने का था? 10 साल का। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो आज कितने साल के हैं। वर्तमान मतलब आज की उम्र उनकी पहले निकालनी। अगर 5 वर्ष पहले पिता 20 साल के थे तो आज कितने के हो जाएंगे? तो 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर 5 साल पहले आप 10 वर्ष के थे तो आज कितने के हो जाएंगे? 5 साल पहले जब आपकी उम्र 10 साल थी तो आज कितने के होंगे? 15 के। तो इसी प्रकार से यहां पर मैंने कर लिया कि 5 साल पहले पिताजी 20 साल के थे तो आज कितने के हो जाएंगे? 25 के। 5 साल पहले पुत्र 10 साल का था तो आज कितने का हो गया? 10 और 5 15 वर्ष का। तो क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग। 3 वर्ष बाद पिता आज कितने साल का है? 25 साल का। तो 3 वर्ष बाद के लिए हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। पिता आज 3 साल का है, 25 वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 28 का। पुत्र आज 15 साल का है तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? 18 का। तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र मिल गई 28 साल और पुत्र की उम्र मिल गई 18 साल। इनकी उम्र का योग करना है तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो कितना आएगा? 46 वर्ष। जो आपका विकल्प आपका दिया है ए। तो आंसर में आपको लिख देना यहां पर ए। आंसर में आपको लिख देना है ए। उम्मीद करता हूं दोनों प्रकार के प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से और प्रश्न करवा दूंगा। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 7 है समीकरण युग्म, अर्थात यहां पर 2 समीकरण आपको दिए गए हैं के अनन्य हल होने के लिए, ये शब्द याद आपको रखना है, अनन्य हल होने के लिए ए बराबर नहीं होगा किसके। तो ये मार्च 13 और 18 में पूछा गया है, जिसके आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है कि ax प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। इससे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहां पर दिया है 2x प्लस 3y। क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों के अनन्य हल हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनन्य हल क्या होता है। जब 2 समीकरण के अनन्य हल होते हैं तो शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बटे b2 के। तो सबसे पहले यहां पर हम शर्त लिख देंगे अनन्य हल की। अनन्य हल, तो अनन्य हल की शर्त मैंने क्या बताई? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब यहां से मुझे क्या पता होना चाहिए? a1 a2 और b1 b2। तो इसके लिए हम पहले समीकरण की तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 किससे करेंगे? a1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और दूसरा समीकरण क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहला क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहले से तुलना कर दूंगा। इसी प्रकार से दूसरे की दूसरे से तुलना कर दूंगा। तो यहां पर देखिएगा x से x कट जाएगा, a1 बराबर क्या आएगा, a, तो वो यहां हम लिख देंगे। क्या आएगा, a1 बराबर a कोमा y से y कट जाएगा तो b1 बराबर 2, b1 बराबर 2। मुझे a1 a2 और b1 v2 ही चाहिए। अब x से x कट जाएगा तो a2 बराबर कितना आएगा, 2, a2 बराबर 2 कोमा y से y कट जाएगा, b2 बराबर 3, b2 बराबर 3। अब यहां हम क्या करेंगे, मान को रख देंगे। a1 की जगह a1 का मान रखेंगे। a1 का मान क्या है, a बटे a2 का मान कितना है, 2 बराबर नहीं है b1 की जगह 2 बटे b2 की जगह रखना है 3। और मुझे बताना है कि a बराबर नहीं है किसके, तो यहां से 2 को मैं बराबर के उधर ले जाऊंगा, तो यहां नीचे इधर कहां जाएगा, ऊपर। तो a बराबर नहीं है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 बटे 3। तो a किसके बराबर नहीं होगा, a बराबर नहीं है किसके, 4 बटे 3 के। तो विकल्प देख लेते हैं हम, 4 बटे 3 वाला कौन सा आएगा, विकल्प बी। तो आंसर में लिख देना, आपको आंसर में लिख देना है विकल्प बी। तो ये प्रश्न आपको शायद समझ आए होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 था। पार्ट 1 आप अगर देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी प्रकार के अन्य चैप्टर के वीडियो भी आप देखना चाहते हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के प्रश्नों को सीख सकें। थैंक यू सो मच।